ली चैटरलियर्स प्रिंसिपल। देखिए ये जो प्रिंसिपल है ली चैटरलियर्स ने 1884 में रिप्रेजेंट किया था। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे पर्टिकुलर सिस्टम में इक्विलिब्रियम आता है, लेकिन उसमें चेंजमेंट आ सकते हैं अगर हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन में या रिएक्शन के ड्यूरेशन में, टेम्परेचर में या प्रेशर में चेंज कर दिया जाए, यानी इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और चेंजमेंट आते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल है किस किस चीज़ पे किस किस चीज़ की वजह से चेंजेस आते हैं। सबसे पहला होता है इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम में क्या क्या चेंजेस आएंगे। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी इक्वेशन है कि ए और बी आपस में मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं सी डी, लेकिन ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, लेकिन सी डी फिर से ए और बी बनाते हैं, ये एक बैकवर्ड रिएक्शन है। तो दो रिएक्शन हो रही हैं ए और बी, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा हमारे पास रिएक्टेंट है वो मिलते हैं और फॉरवर्ड रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं, कुछ भी जो भी बन रहा है। तो अगर इनकी कंसंट्रेशन में चेंज कर दिया जाए तो एक जो इक्विलिब्रियम इनके बीच में अटेन हुआ था, यानी कि ए बी जितना सी डी बना रहे थे सी डी उतना ही ए बी बना रहे हैं, एक इक्विलिब्रियम है। अगर इनकी कंसंट्रेशन में चेंज कर दिया जाए तो इक्विलिब्रियम में भी चेंजमेंट आ जाएगी। एग्जाम्पल कि हमारे पास H2 गैस है, ये I2 गैस के साथ मिलती है और 2HI गैस प्रोड्यूस करती है। ये जो रिएक्शन है मिक्सचर है H2 और I2 का। देखिए इसमें H2 जब I2 से मिल रहा है तो 2HI बना रहा है और 2HI से फिर से H2 और I2 बना रहा है, एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम आया हुआ है। तो अगर इसका जो ग्राफ ड्रॉ करें कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, तो एक पर्टिकुलर टाइम है जहाँ पे इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम है, यानी H2 स्टेबल है, I2 भी स्टेबल है और 2HI जो HI बन रहा है ये भी स्टेबल है, यानी इक्विलिब्रियम, ये जो स्टेट है ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। लेकिन सपोज कीजिए कि आपने H2 की कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया, यानी इस पॉइंट पे ले आए, यानी H2 के नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ा दिया तो इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो गई। तो इस टाइम में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इक्विलिब्रियम नहीं रहा क्योंकि आपने H2 की कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया। H2 की जब आपने बढ़ा दिया तो एक पर्टिकुलर टाइम बाद ये जो ग्राफ है धीरे धीरे स्लोली डाउन आएगा और I2 भी डाउन आएगा और उसके बाद जो HI प्रोड्यूस होगा वो थोड़ा सा अप जाएगा। और ये जो टाइम है ना, जिस टाइम में वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो ये जो है ये अभी T1 से T2 के बीच में कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। लेकिन T2 के बाद, T2 पॉइंट के बाद, टाइम के बाद फिर से ये कांस्टेंट हो जाएंगे, तो एक नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा H2, I2 और HI का। तो इस तरह से अगर कंसंट्रेशन को कम कर दिया जाए या ज़्यादा कर दिया जाए तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। अब ये यहाँ पे एक नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, ये इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट जो हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे इक्विलिब्रियम आते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला इक्विलिब्रियम आता है कि अगर आपने कोई क्लॉथ लिया है और उसे ड्राई करना है कि वो जल्दी से ड्राई हो जाए, तो आप क्या करोगे, उसे शेक करोगे, शेक करते हो, उसे झाड़ते हो। तो जब आप उसे शेक करते हो तो जो वाटर वेपर्स होते हैं, यानी कि एयर में भी तो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो वाटर वेपर्स होते हैं नियर बाय उसकी जो एयर में, वो क्या करते हैं, जो एयर होती है वो क्लॉथ के अंदर जाती है और क्लॉथ के अंदर के मॉइस्चर को वो कम करती है, यानी कि उसके वाटर वेपर्स को हटाती है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर्स को हटाती है। और अगर आप उसे ऐसे ही रखते हैं तो एक नई लेयर एस्टेब्लिश हो जाती है,
यानी कि जब जितनी बार भी आप उन्हें झाड़ते हो उतनी बार ही वाटर वेपर्स क्लॉथ में से निकलते हैं और एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करते हैं क्लॉथ के आसपास वाली लेयर के साथ। और जब आप उसे झाड़ते हो तो फिर क्या होता है, फिर से वाटर वेपर्स निकलते हैं, जो ऊपर वाली लेयर है वो डिस्टर्ब आती हो जाती है और नई लेयर आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इक्विलिब्रियम आता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो इस तरह से क्लॉथ जो है जल्दी ड्राई हो जाता है। नेक्स्ट होता है स्वेटिंग आना। स्वेटिंग मतलब पसीना आना। अब जैसे ह्यूमिड डेज होते हैं, मॉइस्चर वाले डेज होते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटिंग आती है। लेकिन जब आप फैन के नीचे बैठते हो तो वो क्या होता है, वो जो स्वेट है वो इवेपोरेट हो जाता है। ये क्यों होता है? ये भी इक्विलिब्रियम की वजह से होता है, क्योंकि हमारी स्किन में से स्वेटिंग आती है। ठीक है, और वो स्वेटिंग इक्विलिब्रियम किससे होती है? फैन के थ्रू। यानी कि और ज़्यादा स्वेट ना आए, क्योंकि फैन एयर को मूव करता है और जिसकी वजह से वो स्वेटिंग सूखती है और इक्विलिब्रियम आती है कि फैन के नीचे वो सूख जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन इन ब्लड। देखिए ऑक्सीजन जो है वो हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होती है, हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जब ये हमारी टिश्यूज तक पहुंचती है, यानी ऑक्सीजन उन टिश्यूज तक जाएगी जहाँ पे प्रेशर कम होगा, यानी जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे जाएगी और उनको ऑक्सीजन देगी। ठीक है, और जितनी बचेगी वो फिर से वापस आएगी। तो हम बार बार क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो जितनी कमी होती है हम सांस लेते हैं उसके थ्रू पूरी होती रहती है। तो ये क्या है, ये एडजस्ट, यानी जितना हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कहीं भी कमी होती है वो बार बार क्या होती है, रीएडजस्ट होती रहती है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इक्विलिब्रियम बना रहता है। तो ये एवरीडे लाइफ में होता है कि हम जब भी सांस लेते हैं तो तब भी हमारी बॉडी में भी एक इक्विलिब्रियम होता है। नेक्स्ट जो होता है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। अभी तो हमने किया था कि कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है, अब हम देखते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। देखिए जब भी हम किसी भी रिएक्शन के टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो उसकी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है ना, जो हीट होती है या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी या एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, निकलती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, लेकिन ये जो है टेम्परेचर का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। सबसे पहले एग्जाम्पल कि N2 जब 3H2 के साथ मिलता है तो NH3 अमोनिया क्रिएट करता है। इस टाइम पे जो रिएक्शन होती है, जो एंथैल्पी होती है -92.4 किलो जाउल पर मोल होती है। यानी कि इस टाइम पे इतनी हीट जो है वो क्या हो रही है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है ना, एक्सोथर्मिक जिसमें से हीट निकलती है, यानी इतनी हीट इसमें से निकलती है, प्रोड्यूस होती है, एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर यही रिएक्शन उल्टी हो जाए, एंडोथर्मिक हो जाए, यानी कि NH3 से उतने ही अमाउंट में N2 और 3H2 क्रिएट हो रहे हैं, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और जो एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव में आ जाती है, +92.4 किलो जॉल पर मोल होगी। तो N2 से जब 3H2 से अमोनिया बनता है तो एक्सोथर्मिक, अमोनिया से जो फिर से N2 और 3H2 बनता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है जो हमारे इक्विलिब्रियम होता है उसके ऊपर। इसमें रिप्रेजेंट किया गया है कि जो एक्सोथर्मिक है, ठीक है, जो एक्सोथर्मिक है वो फॉरवर्ड रिएक्शन है और जो एंडोथर्मिक है वो एक बैकवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब जैसे N2 और O2 है, N2 जब O2 के साथ मिलता है तो 2NO क्रिएट करता है। इस टाइम पे जो हमारी एंथैल्पी होती है वो +180.7 किलो जाउल पर मोल होती है। पॉजिटिव में है, मतलब कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी जब N2O2 से मिलती है तो जो हीट है उस टाइम पे एब्जॉर्ब होती है
यानी कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तब 2NO क्रिएट होता है। लेकिन ऑपोजिट चलते हैं, यानी 2NO से अगर N2O2 फिर से बनता है तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्रिएट होती है। तो ये एक ऑपोजिट रिएक्शन होती है, ठीक है। एक साइड एंडोथर्मिक होती है, दूसरी साइड एक्सोथर्मिक हो रही है। तो इसमें अगर एक साइड एक्सोथर्मिक हो रही है तो दूसरी साइड एंडोथर्मिक हो रही है। अगर यही रिएक्शन ऑपोजिट हो जाए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाए, तो एंथैल्पी नेगेटिव में हो जाएगी, रहेगी इतनी ही लेकिन नेगेटिव में हो जाएगी, -180.7 किलो जूल पर मोल हो जाएगी। अब एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं जो हमने पहले भी किया था कि जब 2NO2 कंबाइन होते हैं या फिर रीएस्टेब्लिश होते हैं, इक्विलिब्रियम में आते हैं, तो N2O4 बनाते हैं। इस टाइम पे जो एंथैल्पी होगी -57.2 किलो जूल होगी। माइनस में है यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट जो होगी वो प्रोड्यूस होगी, इवॉल्व होगी। अब इसमें क्या है, NO2 जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है और N2O4 जो कि कलरलेस होता है। अब आपने क्या लिया है, एक बीकर लिया है जिसमें आइस की फिलिंग की गई है, आइस यानी कि बर्फ की फिलिंग की गई है। अब इसमें एक ट्यूब ले लीजिए या कोई भी आप फ्लास्क ले लीजिए, ट्यूब ली है हमने जिसमें A कंपाउंड है। A मीन्स टू से कि इसमें जो टेम्परेचर है वो आइस है, इसमें 273 केल्विन टेम्परेचर है, और N2O4 यानी कि N2O4 इसमें प्लेस किया गया है जो कि कलरलेस है, इसका कोई, इस पे अभी कोई कलर नहीं है। लेकिन दूसरे ही बीकर में हमने क्या लिया है, एक ट्यूब ली है जिसमें हमारे पास दूसरा कंपोनेंट है NO2 जो कि रेडिश ब्राउन कलर का है, और इसका जो टेम्परेचर है बॉयल वाटर में, इस ट्यूब को बॉयल वाटर में प्लेस किया गया है और ये रेडिश ब्राउन कलर का है और इसका टेम्परेचर है 373 केल्विन, या फिर इसका टेम्परेचर 298 से 363 केल्विन तक रख सकते हैं, या फिर 363 भी कर सकते हैं, या फिर 373 363 इस पे रखा गया है। बॉइलिंग वाटर है, इसमें NO2 को प्लेस किया गया है। अब ये अलग अलग हैं, तो एक कलरलेस है, ये क्या है, कलरलेस है, और इसमें है रेडिश ब्राउन कलर। लेकिन इन दोनों को सपोज कि एक ही बीकर में प्लेस कर दिया जाए और इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल वाटर टेम्परेचर है 298 पे, तो इन दोनों का जो कलर है ना वो डिसअपियर हो जाएगा और इसमें एक पेल रेड से कलर का कलर क्रिएट हो जाएगा, एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम आ जाएगा इन दोनों के बीच में, अगर दोनों को एक ही वाटर में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रख दिया जाए। अगर टेम्परेचर 363 से 298 केल्विन तक आ जाए, ठीक है ना, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए 363 या 73 से 298 तक, तो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए 273 से 298 तक, यहाँ पे 273 है, अगर से 298 तक कर दें तो जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। लेकिन अगर टेम्परेचर को 373 या 363 से कम कर दिया जाए यानी 298 तक ले आए तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, यानी कि जो इक्विलिब्रियम इसमें एस्टेब्लिश इस तरह से होगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम बाद इन दोनों में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब इनका जो कलर है वो कलर नहीं रहेगा जैसे पहले था, एक का कलरलेस था, एक का रेडिश ब्राउन था, अब एक पेल सा कलर आ जाएगा इक्विलिब्रियम के बाद। नेक्स्ट होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, लेकिन टेम्परेचर के केस में आप एक और चीज़ ज़रूर याद रखना कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं वो लो टेम्परेचर पे होती हैं और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं वो हाई टेम्परेचर पे होती हैं। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है कि अगर प्रेशर को चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा। हमारे पास ये एग्जांपल है N2O4 का, अभी अभी हमने किया था कि 1 मोल N2O4 का हमने 1 मोल लिया है जिससे 2 मोल ऑफ NO2 हमारे पास बन रहा है। अब इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, जब यहाँ से ये फॉरवर्ड रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पे जा रहा है
तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ से ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ जा रहा है तो 1 से 2 हो गए, लेकिन बैकवर्ड गया तो 2 से 1 हो गए, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर रहे हैं। तो जब भी प्रेशर कम कर देते हैं, अगर हम किसी का प्रेशर कम कर देते हैं तो इस टाइम में प्रेशर कम करने पे जो सिस्टम का इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहाँ पे इंक्रीज टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, यानी कि जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते हैं। जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे ना, प्रेशर डिक्रीज करने से रिएक्शन उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि जैसे कि यहाँ पे 2 मोल्स हैं और यहाँ 1 है, प्रेशर कम करेंगे तो ये जो रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। जबकि अगर प्रेशर को इंक्रीज कर दिया जाए तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, यानी कि ये इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये बैकवर्ड में शिफ्ट होगा अगर प्रेशर को इंक्रीज कर दिया जाए। दूसरे एग्जांपल में भी सेम यही है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो है 4, लेकिन यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वो है 2। तो मैंने क्या कहा कि अगर प्रेशर को अगर इसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, अगर आप प्रेशर को कम करते हो तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग दोनों में से टोटल नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे ज़्यादा है? यहाँ पे ज़्यादा है, रिएक्टेंट पे ज़्यादा है। तो अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करते हो तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, और अगर प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेशर को डिक्रीज करोगे, ठीक है, अगर प्रेशर को कम कर दोगे तो रिएक्शन वहाँ पे शिफ्ट होगी जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, और प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन वहाँ शिफ्ट होगी जहाँ पे मोल्स कम होंगे। अगर प्रेशर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर प्रेशर को डिक्रीज कर दें तो जो रिएक्शन है बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। अगर इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ कम है, यहाँ शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। सेम थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 मोल्स हैं और यहाँ भी 2 मोल्स हैं। जब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस रिएक्शन में दोनों साइड 2 मोल्स हैं, यानी कि 1 और 1 2 और यहाँ भी 2। तो जब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं तो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल सकता, चाहे उसे बढ़ा दिया जाए और चाहे उसे कम कर दिया जाए। जैसे अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखें तो इसे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि इसी से रिप्रेजेंट किया जाता है NH3² अपॉन N2H2 इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब लास्ट है वो है इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, जो वॉल्यूम होती है, अगर वॉल्यूम कम होती है तो उस टाइम पे जो रिएक्शन होती है वो, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस रिएक्शन है वो डिक्रीज हो जाए, जो प्रेशर होता है जो एक्सर्ट होता है उसके मॉलिक्यूल्स के थ्रू वो इंक्रीज हो जाता है। तो जो इफेक्ट है वॉल्यूम का वो डिपेंड करता है, इफेक्ट करता है। तो अगर वॉल्यूम कम होती है, अगर डिक्रीज हो जाती है वॉल्यूम, तो जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट कर जाता है उस डायरेक्शन में जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारे वॉल्यूम्स इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।